वेटिंग रूम भी हटा दिया आई थिंक मैंने, वेटिंग रूम हटा दिया है। तो चलो जिसके जिसके जो डाउट्स है ना मैं मैग्नीफाई कर देता हूँ, तो दूसरा पेज से होगा। तो चलो देखते जाओ और बताते जाओ कौन कौन से हैं, जिसमें अगर मान लो कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें मुझे अच्छे से समझाने की जरूरत हो। आवाज तो जा रहा है ना सबको, क्लियर है ना? हाँ सर, थोड़ा लो है। तो लो है, मैं हाई कर देता हूँ। फिर हाई कैसे करके यहाँ से हाई हो जाएगा? साउंड तो हाई किया हुआ है, रुक जाओ ये चेंज करना पड़ेगा। अभी ठीक है ना? अभी देखो तो। हाँ सर, अब ठीक है। हाँ पहले दूसरा कुछ लैपटॉप का ही सही कैच कर रहा था पहले। अभी ठीक है आवाज? हाँ सर। तो चलो बताते जाओ फिर। सर वो क्वेश्चन नंबर 2 का जो कॉन्सेप्ट है वो वाला। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द न्यूक्लियर फोर्स? देखो ये सब एक्चुअल में न्यूक्लियर फोर्स हम लोग पढ़ाएंगे तुमको जब एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में कुछ पढ़े होंगे तो। और ऐसे न्यूक्लियर फोर्स हम लोग पढ़ाते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, बट बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस पूछा है न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, क्योंकि स्टेटमेंट ही दिख रहा है। तो अगर सबको विजिबिलिटी है और मैग्नीफाई कर दूं? हाँ अभी सर, हम ये मैग्नीफाई कर सकते अच्छा हाँ, तुम लोग भी तो मैग्नीफाई कर सकते हो। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ढूंढना है। देखो ये प्रैक्टिस में जरूर करना। बहुत बार एग्जाम में क्या होता है ना, इनकरेक्ट और करेक्ट में ही बच्चे जो है ना सब बन रहा था, बट करेक्ट इनकरेक्ट ढूंढना था। करेक्ट वाला जल्दी जल्दी के चक्कर में ऑप्शंस देगा और टिक कर दिया। मुझे हम लोगों को क्या करना है, इनकरेक्ट। जैसे एग्जामिनेशन में इनकरेक्ट कुछ मिल जाए ना, वहीं पे अपना माइंड सेट कुछ स्ट्रॉन्ग कर लो। ये अच्छा इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मुझे चूज करना है, करेक्ट नहीं चूज करना है। न्यूक्लियर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग बीइंग रफली 100 टाइम्स दैट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये करेक्ट है। न्यूक्लियर फोर्स हैव शॉर्ट रेंज, ये भी सही है। शॉर्ट रेंज होता है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे होता है। न्यूक्लियर फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम, नहीं ये इनकरेक्ट हो गया। न्यूक्लियर फोर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियन चार्जेस, ये भी सही है। जैसे देखो अभी तक जो हम लोग पढ़े थे फोर्सेस, वो एक पढ़े थे ग्रेविटेशनल फोर्सेस, एमजी पढ़े थे, याद है? इनवर्स स्क्वायर हैं लॉ सर। फॉलो करता था। जो एमजी फोर्स जो होता था ग्रेविटेशनल, जी इक्वल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता था। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी जस्ट स्टार्ट होगा कूलम्बियन फोर्स, तो वो भी एफ जो होता है k टाइम्स और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज का मल्टीप्लीकेशन q1 q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों में अगर कंपैरिजन देखोगे तो ये फोर्स ज्यादा, अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स देखोगे तो ग्रेटर देन द फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और वो भी ग्रेटर इतना नहीं होता है, 100 टाइम्स बोल सकते हो और 10 टाइम्स बोल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द चार्जेस एंड मास। सपोज मास बहुत हाई कर दिया और चार्ज का वैल्यू बहुत स्मॉल कर दिया तो दोनों नियर अबाउट सेम भी हो जाएगा। बट अगर हम मैग्नीट्यूड का जनरल बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होता है। बट एक और न्यूक्लियस, एटम के अंदर में एक न्यूक्लियस होता है, वो जानते हो, जहां पे सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं और साथ में एक न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट करता है जिसपे कोई चार्ज नहीं है। तो फर्स्ट टाइम एक जुकावा साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बताया। तो वहां पे अगर कोलंबियन फोर्स देखोगे तो सारे प्लस प्लस चार्जेस हैं, सारे प्लस चार्जेस हैं, तो कोलंबियन रिपल्सिव फोर्स तो लग ही रहा होगा। प्लस प्लस के लास्ट क्लास में बताया था, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा। और जबकि तुम जानते हो कि एटम के अंदर सबसे अगर स्ट्रॉन्गेस्ट कोई फोर्स है तो कौन सा फोर्स होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेबल अगर कोई है तो वो न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर में बहुत सारे प्लस प्लस चार्जेस हैं और वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस छोटा कर दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा और बहुत सारे एक साथ हैं। और ये भी बोला जाता है कि वेरी स्ट्रॉन्ग अगर कोई स्टेबल है पूरे एटम में तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस स्टेबल है। फिर कैसे?
जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, फिर भी स्टेबल कैसे हो गया? तो वहां पे एक और न्यूक्लियर फोर्स लगता है जो प्लस प्लस के बीच भी लगता है और प्लस और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। वो साइन का फंक्शन नहीं होता है कि प्लस है तो प्लस को रिपल्सन करेगा या प्लस न्यूट्रल को कैसे फोर्स लगाएगा। वो न्यूक्लियर फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर ही होता है। बस उसका एक ही डिमेरिट है कि ये वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। 10⁻⁻15 मीटर के डिस्टेंस तक अगर चले जाओगे ना, उससे ज्यादा अगर बढ़ोगे तो फिर ये वीकर होने लगता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड हाई होने लगता है। तो इसका एक ही ड्रॉबैक है कि ये वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, और शॉर्ट रेंज में भी कितना, 1 मीटर 2 मीटर नहीं, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में होता है। और जब ये फोर्स लगता है तो इसमें कोई सा भी साइन देखने की जरूरत नहीं है। प्लस प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी उतना ही न्यूक्लियर फोर्स लगता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, और अट्रैक्टिव इन नेचर रहता है। तो ये न्यूक्लियर फोर्स जो है वही स्टेबिलिटी बढ़ा देता है न्यूक्लियस का, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है। जैसे यहाँ पे तो मेंशन है कि 100 टाइम्स ना, मोर देन 10⁻³ टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाता है तुम्हारा। मतलब कंपैरिजन नहीं है, टाइम से नहीं बोल सकते हम। जैसे ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंपैरिजन है, हम बोल सकते हैं 100 टाइम्स 10 टाइम्स ऐसा बोल सकते हैं, बट जो न्यूक्लियर फोर्स है वो मच मच ग्रेटर कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो जो थर्ड ऑप्शन था यहाँ पे, न्यूक्लियर फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स तो वो होते हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंटर टू सेंटर तो लगता ही नहीं है। और सेंट्रल फोर्स हो जाते हैं जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के होता है। अगर आर स्क्वायर के इनवर्सली होता तो फिर सोचो कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्ग कैसे होता है। वेरी स्मॉल डिस्टेंस 10⁻⁻15 पे। तो न्यूक्लियर फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्सेज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पिन ऑफ द न्यूक्लियन, ये गलत है। न्यूक्लियर फोर्सेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियन चार्जेस। वही जो न्यूक्लियस के अंदर में जो भी है ना, उसका नाम बोला गया न्यूक्लियन, और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नया पार्टिकल नहीं आ गया। न्यूक्लियस के अंदर जो भी है पार्टिकल्स, उसका नाम दे दिया गया है बस न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन फोर्सेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियन चार्जेस, ये अभी मैंने डील कर दिया कि प्लस प्लस और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी सेम ही लगता है। न्यूक्लियर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग बीइंग द रफ 100 टाइम्स, रफली मेंशन किया हुआ है इसलिए इसको करेक्ट तो बोलेंगे ही। लिखा हुआ है कि रफली 100 टाइम्स दैट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में दोनों आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बोथ आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्सेज हैव शॉर्ट रेंज डोमिनेंट ओवर ए डिस्टेंस ऑफ फ्यू फर्मी। फर्मी का मतलब ही होता है 10⁻, कितना होता है प्लावन, -12 और -15 फर्मी। सर -15। तो ये भी करेक्ट है। जो हमने अभी बताया वो सबसे रिलेटेड है। न्यूक्लियर फोर्सेज आर सेंट्रल, ये गलत है। सेंट्रल फोर्सेज नहीं होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ नहीं, स्पिन पे तो डिपेंड करता है, रोटेशंस पे डिपेंड करता है। तो ये तुम्हारा इनकरेक्ट ढूंढना था, तो थर्ड इनकरेक्ट हुआ। क्लियर हुआ? बट ये और अच्छे से पढ़ेंगे हम, स्टेबिलिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में 12 में। ऐसे यहाँ इतना तक तो केमिस्ट्री में जरूर सर बताए होंगे, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर्स डील किए होंगे सर। तो क्लियर हो गया सेकंड नंबर सबको? हाँ सर। नेक्स्ट बोलते जाओ जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। अब देखो, ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चंस नीट और जेई का नहीं होता है। हाँ, अगर जेई वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैंने ये आज डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस होता है। और अगर कॉन्सेप्ट सही है तो जल्दी जल्दी, अब पेपर भी मैंने भेज दिया है तुम्हारे ग्रुप में, तो तुम अपने प्रैक्टिस के लिए जैसे ही कोई क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है और मैंने क्वेश्चंस भेज भी दिया है, तो सीधे उठाओ, हाईलाइटेड करो और पेन पेपर लेके बना डालो, बस समझ जाओ कि हाँ अच्छा है। अब क्वेश्चंस नंबर 4, ये सब तो हमने क्लास में भी किया है। अगर लेक्चर्स देखोगे ना तो ये सारा किया हुआ है। फिर से चलो देख लो, सब लोग एक बार पढ़ लो। ए व्हीकल्स इज क्रॉसिंग ए वर्टिकल कॉन्वेक्स ब्रिज। देखो, जब मैंने सर्कुलर डायनामिक्स पढ़ाया था ना, तो याद याद करो, देखो ऐसे ही बताया था। बोला था कि एक कर्व रोड ऐसा है, फिर ऐसा हो गया, और फिर ऐसा स्टेट हो गया। याद आया कुछ? ऐसे स्टेट हो गया। तो बोला था यहाँ पे सर्कुलर हाँ सर, डायनामिक्स लगेगा, यहाँ पे लास्ट में। लगेगा, और यहाँ पे सर्कुलर डायनामिक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ है। इसका रेडियस कर्वेचर इधर है और इसका रेडियस कर्वेचर इधर है। ये सब हमने डील किया था। एबीडी बनाते समय नॉर्मल यहाँ पे ऊपर, एमजी नीचे,
और सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ डाउनवर्ड की तरफ। बोला था कि सेंट्रिपिटल फोर्स नया कुछ नहीं हो जाता है, सर्कुलर डायनामिक्स है। ये एन हो गया और ये एम जी हो गया। सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ ऊपर की तरफ लगेगा, यहाँ पे एफबीडी बनाओगे, नॉर्मल ऊपर और एम जी नीचे। तो अब यहाँ पे सेंट्रिपिटल, इसके लिए अगर काम करते हो तुम, अगर तुम इसके लिए काम कर रहे हो तो एफ सी यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ सी लिखोगे सेंटर की तरफ कितना लग रहा है, एम जी माइनस एन, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। इसके लिए क्या लिखोगे, सेंटर किधर है, मैंने स्टेप्स में सब लिखाया था कि ड्रॉ एफबीडी, आइडेंटिफाई सेंटर एंड सर्कुलर पाथ ऑफ द दैट सर्कुलर मोशंस, then break all the forces either towards the center of circular path or tangential to the circular path। स्टेप वाइज में सब लिखाया था, और ये सब करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। break all the forces towards the center or tangential to the circular path, then write total force acting towards the center, that will be equal to, or that will give you the centripetal force fc, and that will be equal to mv square by r, mass into acceleration, और एम ओमेगा स्क्वायर आर, और एम ओमेगा भी एक्स सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन का 3 टर्म में हम लोग लिखते थे। तो यहाँ पे वही बोल रहा है। तो पूछ रहा है क्या, फोर्स व्हीकल्स ऑन मिड पॉइंट ऑफ द ब्रीज विथ कॉन्वेक्स कार्वेचर, तो वो इसके लिए बोल रहा है। कॉन्वेक्स कार्वेचर किसका है, इसी इसी का तो है कॉन्वेक्स कार्वेचर, है ना, दिख रहा है सबको, बोलो। हाँ सर। कॉन्वेक्स कार्वेचर तो यही दिख रहे। तो कॉन्वेक्स कार्वेचर्स में जब पास कर रहा है तो बोल रहा है क्या, मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड मोर देन दैट ऑफ द एंड्स, क्या बोला, ए व्हीकल इज क्रॉसिंग ए वर्टिकल कॉन्वेक्स ब्रिज, वर्टिकल कॉन्वेक्स ब्रिज यही है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय vehicle on mid point of breeze, force exerted by vehicle मतलब नॉर्मल, फोर्स एक्सर्टेड बाय व्हीकल, तो क्या फोर्स एक्सर्ट करेगा व्हीकल, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ही तो पूछ रहा है यहाँ पे। तो नॉर्मल अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ तो लिख ही दिया एम जी माइनस एन, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू हो जाएगा, इधर भेज दो, तो एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, यही होगा एन का वैल्यू, बोलो क्लियर है ये। हाँ सर। हाँ सर। अब जैसे जैसे हाइट गेन कर रहा है, अब बोल रहा है क्या कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, अगर बोलता नहीं ना कि कांस्टेंट स्पीड से नहीं जा रहा है, अब कोई फ्रिक्शन ये सब नहीं है, अगर बोल देता कि कांस्टेंट स्पीड से नहीं जा रहा है, तो जैसे जैसे हाइट गेन करता है ना, काइनेटिक एनर्जी लॉस करता है और पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है, तो स्पीड घटता जाता है। बट मेंशंस है क्वेश्चंस में, देखो क्या है, मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, तो पूछ रहा है कि मोर देन दैट ऑफ द एंड फोर्स, नॉर्मल क्या होगा, सेम एज दैट ऑफ द एंड, लेस देन दैट ऑफ द एंड, इंक्रीजिंग इन प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ व्हीकल्स, इन प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ व्हीकल्स से तो तुम्हारा बढ़ ही नहीं रहा है, अगर देखोगे भी तो एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर है, यही है। तो स्पीड का लीनियर तो फंक्शन है नहीं, लेस देन दैट ऑफ द एंड, सेम एज दैट ऑफ द एंड। अब देखो एंड पे कैसा ब्रीज अगर होता है, तो जैसे कॉन्वेक्स ब्रीज है ना, तो ऐसा अगर कॉन्वेक्स ब्रीज है तो ऐसा ही तो रहता है ना, ऐसा ही रहता है, ये रोड हो गया और ये ब्रीज बना हुआ है, ऐसे ही तो ब्रीज रहता है ना कॉन्वेक्स। तो अगर ये कॉन्वेक्स ब्रीज है इस तरह से, तो यहाँ का बोल रहा है कि नॉर्मल, और बोल रहा है यहाँ का नॉर्मल, और बोल रहा है वेलोसिटी सेम ही है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एबीडी बनाओगे तो नॉर्मल इधर हो गया, mg तो डाउनवर्ड लगेगा ऐसे mg, और mg का एक कंपोनेंट आएगा सेंटर की तरफ, और यहाँ पे बनाओगे एबीडी तो नॉर्मल ऊपर, और mg डायरेक्ट इधर ही आ रहा है सेंटर की तरफ ही, कोई कंपोनेंट लेने का जरूरत नहीं है। और बोल रहा है कि सेम स्पीड से है, यहाँ पे भी v है और यहाँ पे भी v है। अगर क्लियर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट पेज में लेके भी बता दूंगा, तो तुम बोल सकते हो। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या इशू हो रहा है, बोल रहा है कि वेलोसिटी तो वही है, चेंज नहीं हो रहा है, बट यहाँ देखो जो mg है ना, जो इंड है, इंड पे mg का कंपोनेंट वही स्टेप्स, ब्रेक ऑल द फोर्सेस, नॉर्मल तो सेंटर के अलोंग में ही रहेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, mg का एक कंपोनेंट ब्रेक हो जाएगा स्टार्टिंग पे और एंड पे, और परपेंडिकुलर जहाँ मिड पोर्शंस है ना, वहां पे mg ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है, तो कंपोनेंट ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक करना ही होगा, क्यों, स्टेप्स में लिखा था ब्रेक ऑल द फोर्सेस आइदर टुवर्ड्स द सेंटर, तो जब इसको ब्रेक करोगे ना इधर, तो mg का कंपोनेंट आ जाएगा,
तो अब ये बताओ कि इस मिड पॉइंट पे mg है और अदर देन द मिड पॉइंट, ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे जो एन एस लिख देता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे, mg का एक कंपोनेंट है, मान लो कुछ भी एंगल है, कॉस और थीटा के टर्म में आएगा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है तुम्हारा, है। अब mg का कंपोनेंट एक है और एक खुद mg है, तो बड़ा कौन हुआ, ये बड़ा हुआ। तो टॉप मिडिल पॉइंट पे क्या होगा उसका, मोर देन दैट ऑफ द एंड, ये पहला क्या हो गया, सही हो गया। सेम एज दैट ऑफ द एंड गलत हो गया, लेस देन दैट ऑफ द एंड गलत हो गया, एंड से क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर हुआ ये सबको, या फ्रेश लेके मैं समझा दूं, हाँ सिंपल, सर क्लियर हुआ। सबको क्लियर है, और हाँ कोई सर। नहीं बोल रहे हो, सबको क्लियर है ना। कोई भी कंसेप्ट भी अगर यहाँ पे तुमको अगर सपोज कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, तो वो पूछ सकते हो, कॉन्सेप्ट्स भी पूछ सकते हो कि सर व्हाई नॉट दिस वन, ऐसा अपना इरेज कर सकते हो। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, हम लोग जो भी है जो भी नहीं आता है उसको हम लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे आज तुम ही लोग के लिए तो मैं ले रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं था, तुम लोग बोल देते हो कि सर जरूरत है तो मैं ले ही लेता हूँ, इसलिए राइटिंग पैड पे कर रहा हूँ, नहीं तो बोर्ड पे ही कर लेता। बट राइटिंग पैड का एक ये अच्छा है क्या कि इसमें क्वेश्चंस भी दिख जाता है। बोर्ड हम लोग के पास अभी स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, तो उस पर क्वेश्चंस डाल दे, क्योंकि वो स्मार्ट बोर्ड हम लोग रख लेते हैं जब फुल्ली ऑनलाइन का होता, बट फुल्ली ऑनलाइन से तो है नहीं मतलब। तो फोर्थ भी हो गया क्लियर, सबको सबको क्लियर है। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट नेक्स्ट बता दो, कौन सा डिस्कस कर दे। अग्निबो तुमको क्लियर है ना। यस सर। ओके, आप बता दो नेक्स्ट कौन सा कर दे, फिर बोलते जाओ। सर हाँ बोलो फिर से, मैं सुन नहीं पाया। 10। 10 नंबर तो शायद नेक्स्ट पेज में होगा ना, तो पेज चेंज कर देता हूँ। 10 ये भी क्लास में किया हुआ है बाबू, ये सब भी किया हुआ है, हम लोग क्लास में किए हुए हैं। इसको भी थोड़ा मैग्नीफाई कर देता हूँ मैं, मैग्नीफाई कर देता हूँ थोड़ा। चलो ये 10 नंबर प्रॉब्लम है। अरे इस पे मेडिकल वाले बताओ, वो बैठे पैर में ब्लड सर्कुलेशन अगर प्रॉपर नहीं होता है तो वो ऐसे झिनझिन जैसा करने लगता है, उसका हाँ सॉल्यूशन, सर। सॉल्यूशंस क्या है। सर सर कंटिन्यूअसली आपका पैर को मूव करना पड़ेगा, वरना ब्लड फ्लो अगर तो एक आप जगह। बैठ के पढ़ा रहे हैं तो कॉन्टिन्यूसली क्या मैं दौड़ दौड़ के पढ़ूं फिर। नहीं सर, मतलब अगर कुछ देर के लिए हो गया तो पैर को थोड़ा स्ट्रेट कर लेना पड़ता है, स्टेट तब जब ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाएगा तब ठीक। सर टाइम टू टाइम अपना मतलब लेग का सर वो सब अच्छा अभी तो क्या बोलते हैं सर, लेग का तो थंब नहीं होगा। हाँ मतलब स्टेट कर लो, कोई जो है ना वेन्स, वो वेन्स अगर कहीं चप जाएगा तो प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा। अच्छा ये बताओ कि चलो वो सब बाद में करें, चलो पहले 10 नंबर कर लेते हैं। 10 देख लो सब लोग। 10, a particular mass m begins to slide down on fixed smooth sphere। क्लास में याद करो, हमने एक हेमिस्फेरिकल बॉल लिया था, हाफ कट कर दिया था, ऐसा ऐसा बॉल लिया था एक हमने क्लास में, और बोला था कि ये फिक्स्ड है। लेक्चर्स में भी जाके देखोगे, सेम देखिएगा, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। और बोला था यहाँ पे एक बॉडी है, फ्रिक्शन लेस है सब। तो ये प्रैक्टिकली करके बताया था कि यहाँ से कोई इसको स्लाइडली भी अगर डिस्टर्ब कर दिया ना, तो यहीं से छोड़, इसको लॉस नहीं करेगा, ये पहले नीचे आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे यहाँ पे कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। कांटेक्ट ब्रेक जैसे ही होगा उस पॉइंट पे नॉर्मल क्या बन जाएगा, 0। अब यहाँ से यहाँ ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल से फाइनल अगर देखोगे तो ये तो फिक्स है, ये फिक्स किया हुआ है। अब यहां से यहां तुम्हारा कौन वर्क कर रहा है, नॉर्मल तो वर्क करेगा नहीं, परपेंडिकुलर है, एमजी है बस, फ्रिक्शंस तो है नहीं। तो एमजी जब वर्क करता है तो ओनली कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, और कंजर्वेटिव फोर्स जब है तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। तो इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम में ये अच्छा प्रॉब्लम माना जाता है, और इलिस्ट्रेटिव में भी यूज करते हैं हम लोग हमेशा, और मैंने भी किया था।
इसमें अगर देखोगे तो एक तो एनर्जी कंजर्वेशन है इनिशियल से फाइनल, और दूसरा है सर्कुलर डायनामिक्स, क्योंकि जो मोशंस हो रहा है वो सर्कुलर पाथ पे है। तो आइडेंटिफाई कर लिया, बस ये तो दो काम करना है इसमें, तो कुछ नहीं, ये हाफ कर लो या फुल कर लो, कोई जरूरत नहीं है। तो मैं इसी को थोड़ा और मैग्नीफाई करके ना इसी में बना देता हूँ। ओके, चलो यहाँ तक दिख रहा है सबको ना, इसी में मैं कर देता हूँ, डायग्राम बनाया हुआ है ऑलरेडी। मान लो ये यहाँ पे आया, यहाँ पे व्हाट इज द एक्सेलरेशन व्हेन इट ब्रेक ऑफ द स्फीयर, ए पार्टिकल मास एम बिगिन टू स्लाइड डाउन फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर ऑफ टॉप एज सोन, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन पूछ दिया, एक्सेलरेशन पूछा है। तो देखो यहाँ से हमने ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी होगा वो तो इधर ही होगा ना, वेलोसिटी कुछ भी होगा, वी दे दिया हमने, वी वेलोसिटी। एबीडी बनाया नॉर्मल, और दूसरा क्या एबीडी में, एक नॉर्मल बनाया, दूसरा एबीडी में एम जी। अब मान लो कि पार्टिकुलर एंगल ये थीटा एंगल पे, मान लो कि वर्टिकल से ही सपोज थीटा एंगल है, अगर ये एंगल मान लो थीटा है वर्टिकल से, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। अब अगर एबीडी बनाया हो और यहाँ से यहाँ क्या देख रहे हो, सर्कुलर पाथ देख रहे हो, तब तो फिर स्टेप्स याद कर लो, ब्रेक ऑल द फोर्सेस आइदर टुवर्ड्स द सेंटर। तो mg को ब्रेक कर लो, तो mg को कट करके हमने ब्रेक करके इधर लिख दिया mg को, और mg का वैल्यू क्या हो गया, mg cos थीटा, और एक mg का कंपोनेंट तो इधर रहेगा ही, वो हो जाएगा mg sin थीटा। अब जस्ट इस इंस्टेंट पे ब्रेक हुआ है तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो। अब इस इंस्टेंट पे तो वो एक एंड पॉइंट ही है तो सर्कुलर पाथ का, तो सर्कुलर डायनामिक्स लगा दो, तो एफ सी क्या दिख रहा है, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या दिख रहा है, एम जी कॉस थीटा दिख रहा है। और एम जी कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा उस समय का, अगर वेलोसिटी v है तो एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन r, ये हमने ये वैल्यू कर दिया, यानी कि g कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से हमारा आ गया v स्क्वायर अपॉन r, ये तो पहला हो गया। अभी और भी v अननोन है और थीटा भी अननोन है, तो एक और इक्वेशंस, यहाँ से यहाँ मैंने बताया कि कौन वर्क कर रहा है, यहाँ से यहाँ एम जी वर्क कर रहा है, नॉर्मल तो वर्क करेगा ही नहीं, क्यों, पाथ से हमेशा परपेंडिकुलर है। तो जब एम जी सिर्फ वर्क डन कर रहा है, नॉर्मल वर्क नहीं कर रहा है, तो एनर्जी कंजर्वेशन कर लो, पोटेंशियल एनर्जी का जितना लॉस होगा। तो देखो यहाँ से यहाँ आर था और ये थीटा अगर है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, आर कॉस थीटा। तो कितना लॉस हो रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हो रहा है आर माइनस आर कॉस थीटा। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन यू इज इक्वल टू गेन इन के, या फिर के आई यू वाई यूज कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियल सम दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइनल का सम, दोनों क्या हो जाएगा, सेम। तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है एम जी एच से, और एच का वैल्यू है आर वन माइनस कॉस थीटा, यही है। और काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो वी स्क्वायर अपॉन आर यहाँ से भी मिल गया, तो वी स्क्वायर अपॉन आर का वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स जी वन माइनस कॉस थीटा, ये आ गया सेकंड। सेकंड आ गया, पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन बता दो, तो एक्सेलरेशन पूछ रहा था तब तो बहुत ही सिंपल पूछ रहा था ना, एक्सेलरेशन इतना काम करने का जरूरत नहीं था। क्यों नहीं जरूरत था, जल्दी से कोई सोच के बताओ, इतना काम करने की जरूरत नहीं था अगर एक्सेलरेशन पूछ रहा था तो। जी हो जाता। जी कैसे होगा, अगर उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन पूछ रहा है तब तो एक ही तो फोर्स है mg, और कोई फोर्स है, नॉर्मल तो उस पॉइंट पे क्या हो गया है, ut plus half a square। नॉर्मल तो उस पॉइंट पे जैसे ही ब्रेक हो रहा है, एबीडी अभी बनाया, देखो यही तो एबीडी बनाया हमने, एबीडी में हमने क्या बनाया, इक्वल टू ut plus half a square से। हाँ बोलो क्या, s इक्वल टू ut plus half a square से। नहीं नहीं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर से नहीं, लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं ना, एक बॉडी है, बॉडी पे नॉर्मल एक फोर्स लग रहा था, इस पॉइंट पे आते ही समय नॉर्मल जीरो हो गया, और दूसरा फोर्स क्या है, mg है। तो बॉडी पे एक ही फोर्स लग रहा है और वो फोर्स क्या है, mg। तो कोई पूछेगा तुमसे कि उस इंस्टेंट पे इसका एक्सेलरेशन बता दो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स डिवाइड बाय मास, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, g। या यहां से भी कर लो, बट ये करोगे एग्जाम में ना बाबू तो बहुत टाइम लग जाएगा, और फाइनली वही होगा, एक एक्सेलरेशन तो देखो जी साइन थीटा है और दूसरा वी स्क्वायर अपॉन आर है,
तो दोनों को अगर ऐड करके स्क्वायर करके ऐड कर दोगे ना तो वही आएगा। अब देखो वी स्क्वायर बाई आर का वैल्यू एम जी कॉस थीटा, और इधर सेंटर सेंटर की तरफ एक्सेलेरेशन क्या है, डायरेक्ट तो दिख रहा है, दो ही तो एक्सेलेरेशन है, इधर क्या हो गया जी साइन थीटा, और इधर क्या दिख रहा है एक्सेलेरेशन, यही तो फोर्स लिखे होंगे एम जी कॉस थीटा, यानी जी कॉस थीटा ही तो है, यही तो है एक्सेलेरेशन। तो जी साइन थीटा और जी कॉस थीटा, तो रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ये सब तब करते जब उस स्टैंड पे वेलोसिटी पूछता। यहाँ क्या पूछा है, व्हाट इज द एक्सेलेरेशन व्हेन इट ब्रेक ऑफ द स्फीयर, एक्सेलेरेशन पूछ रहा है जब स्फीयर से वो ब्रेक ऑफ कर जा रहा है, मतलब कांटेक्ट लॉस कर जा रहा है, लूज कर जा रहा है। और कांटेक्ट अगर लूज कर गया तो उस स्टैंड पे एबीडी अगर बनाते हो तो एबीडी में दो ही तो फोर्स दिखाओगे ना, एक नॉर्मल और दूसरा एमजी। अब उस स्टैंड पे कांटेक्ट लॉस कर गया है, लूज कर गया है, ब्रेक कर गया है, तो नॉर्मल तो हो गया जीरो, फोर्स क्या बचा उसके पास, एक ही तो फोर्स है एम जी। और किसी बॉडी के पास अगर एक फोर्स ही लग रहा है एम जी और उसका एक्सेलेरेशन पूछ रहा है तो क्या बताओगे, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन होता है क्या, टोटल फोर्स बाई मास होता है, बोलो। हाँ सर। तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर करने का जरूरत है क्या, इसमें कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। ये सब अभी जो हम लोग कर रहे थे ना, ये तब करते मुझे लगा कि वो वेलोसिटी ये सब पूछ रहा होगा, तब करते जब वेलोसिटी पूछता पूछता कि इस स्टैंड पे वेलोसिटी क्या होगा। तो देखो ये थीटा और थीटा को एलिमिनेट कर दो, वेलोसिटी मिल गया। या पूछता कि पार्टिकुलर पोजीशंस बताओ, वर्टिकल से कितने एंगल पे वो ब्रेक करेगा, तो वेलोसिटी भी मिल गया हमारा, दो अननोन दो इक्वेशन, और थीटा भी बता देंगे कि किस पोजीशंस पे वो कांटेक्ट लूज करेगा। तो ये काम करते हैं, अदरवाइज काम करने का ये जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ सबको ये, हाँ हाँ सर। सर। सबको क्लियर है। चलो नेक्स्ट तब पूछ लो फिर, और जल्दी जल्दी पूछ लो, टाइम नहीं लगाओ। नेक्स्ट 7, सर 11 नंबर ले लो सर। 11 नंबर जस्ट बिलो है, यहाँ पे 11 नंबर। ये तो रिड्यूस मास से कर लो, रिड्यूस मास सिस्टम बताया था ना। Two block mass M and 2M are connected with a spring constant K kept on the horizontal frictionless surface. If we impart a velocity, स्प्रिंग था ना, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था कि रिड्यूस मास सिस्टम बताया है। देखो हमेशा रिड्यूस मास सिस्टम से ये बनाया करो, अदरवाइज बिना रिड्यूस मास से बनाओगे तो टाइम लगेगा बहुत। बताया है ये सब कि दो मासेज हैं, इसको रिजल्ट्स वाइज हमेशा एक तरफ स्प्रिंग लगा दो और एक तरफ मास रख लो म्यू, और जितना वेलोसिटी बोल रहा है उतना वेलोसिटी इसको दे दो। v बोल रहा है, एक्चुअल में अगर रिलेटिव वेलोसिटी देते हैं, इसको अगर v देते हैं ना, इसको भी v देता है, सपोज इधर दे देता है v, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाता है 2v, और 2v देते, बट यहाँ तो कुछ दिया हुआ नहीं है, इसको तो वेलोसिटी कुछ मेंशन है नहीं, तो इसी को है। तो अब ये मीन पोजिशंस था, मीन पोजिशंस पे रख लो। अब इसका मास जो हो जाएगा ना म्यू, और म्यू का वैल्यू ये सब पढ़ाया है, प्रोडक्ट ऑफ मास डिवाइड बाई एडिशन ऑफ मास। ये उस दिन भी बताया था, एक दिन ऑफलाइन में क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था, उस दिन भी बताया था, टेस्ट में, टेस्ट का पेपर ही डिस्कस कर रहा था मैं, जो सैटरडे संडे होता था और टेस्ट का पेपर डिस्कस कर रहे थे, उस दिन भी बताया था। तो कुछ नहीं, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अच्छा ये तो और भी है ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है। K kept on the horizontal if we imparted a velocity v to block of mass m towards right, the velocity of center of mass। तो इस स्टैंड पे अगर वेलोसिटी अगर इसको दे रहे हो तुम, इस स्टैंड पे अगर वेलोसिटी दे रहे हो तो इस स्टैंड पे तो नेचुरल पे है ना, ये करने का भी जरूरत नहीं है। अगर पूछता कि मैक्सिमम इलॉन्गेशन ये सब बताओ तो करते। तो दो मासेज है, एक्सटर्नल कोई फोर्स है, अगर ये हमने सिस्टम पकड़ लिया, ये अगर हमारा सिस्टम है, ये अगर हमारा सिस्टम है, तो सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में एफ एक्सटर्नल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस क्या है, जीरो है, जीरो दिख रहे। तो जब हॉरिजॉन्टल में तो कोई टोटल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम पी इनिशियल ऑफ सिस्टम और सेंटर ऑफ मास, सिस्टम का पूरा रिजल्ट सेंटर ऑफ मास देता था, याद है, ये ऐसे ही करके सब पढ़ाया था।
कि पूरे सिस्टम का अगर कुछ भी देना है तो सेंटर ऑफ मास अकेला दे देगा। तो P इनिशियल सेंटर ऑफ मास इज सेम एज P फाइनल सेंटर ऑफ मास, हमेशा सेम होगा। तो एक को वेलोसिटी तो दिया है, तो m मल्टीप्लाई v प्लस 2m m1 v1 प्लस m2 v2, याद है ना। इसको वेलोसिटी क्या है, 0 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो m प्लस 2m, तो कितना आ गया mv डिवाइड बाई 3m, तो कितना हो गया ये हो गया v बाई 3। समझे इसको? हाँ सर। तो सिंपल ही था। सर वो सर मैक्सिमम सर मैं इलोंगेशन v बाई सोचा थ्री था। के आया था सर मेरा, इसलिए गलत हो गया। v बाई 3 के कैसे ले आए थे? हाँ, और कोई पूछ रहा था मैक्सिमम एक्सटेंशन, बोलो हाँ क्या सर, बोलो। मतलब मैक्सिमम पूरा एक्सटेंशन पूरा हो गया था, मतलब तब सोच रहे थे कि मतलब एट द मोमेंट नहीं सोचे थे कि पूरा इलोंगेट हो गया देखो ये एक फिर। प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है। हमने यहाँ पे लिख दिया है टोटल एफ एक्सटर्नल फोर्स किसी भी स्टैंड ऑफ टाइम पे कुछ है नहीं है। नहीं सर, नहीं। तो जब टोटल एक्सटर्नल फोर्स किसी किसी भी स्टैंड ऑफ टाइम पे नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम चाहे इनिशियली चाहे एक्सट्रीम पोजिशन पे चाहे कहीं पे कभी भी, सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है वो कभी भी चेंज करेगा नहीं, चेंज करेगा। अब सेंटर ऑफ मास का मास चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो सेंटर ऑफ मोमेंटम में क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, यही तो होता है। तो जो हाँ वेलोसिटी वीसीएम अभी है वही हमेशा रहेगा, कभी नहीं चेंज करेगा। हम्म, तो पूछ रहा था कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बता दो। तो यहाँ पे हमने प्रॉब्लम देगा, दो मास थे m1 एंड m2, बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है। हाँ, अब उस स्टैंड पे वेलोसिटी दिया है तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, बट वो तो इंटरनल फोर्स है। m पे बैक लगाएगा तो 2m पे फॉरवर्ड लगाएगा। टोटल एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, स्प्रिंग यहाँ पे जो भी kx है, और अभी तो है भी नहीं, इस स्टैंड पे नहीं है, कुछ समय आगे जाएगा तो स्प्रिंग फिर फोर्स लगाएगा, उसी के रीजन से 2m का भी वेलोसिटी और आएगा। बट सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कभी चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल में कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में नहीं है। तो पूछ, इफ यू imparted a velocity v to block of mass m towards right, the velocity of center of mass, तो सीधे m1 vcm is equal to m1 v1 plus m2 v2 वेक्टर वाइज डिवाइड बाई m1 plus m2 एज इट इज, प्लेस कर दो, वैल्यू आ गया। हाँ, अगर इसी प्रॉब्लम में पूछता कि मैक्सिमम इलोंगेशंस बताओ क्या होगा, तो ये रिड्यूस मास का यूज करके कर लेते, और मैक्सिमम इलोंगेशन के समय वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0। तो सारा का सारा एनर्जी हाफ म्यू, म्यू की जगह एम से हमने रिप्लेस कर दिया, वी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मैक्सिमम एक्सटेंशन आ जाता एक्स इज इक्वल टू म्यू बाई के रूट अंडर, और वेलोसिटी रूट अंडर के बाहर हो जाता, ये आ जाता। और म्यू क्या था, m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये हो जाता। वो मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछता तो। और ऐसे भी तुम v/3 के जो किए हो, तुम जरा सोचो, कभी डायमेंशनली है ये? वेलोसिटी है और स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो है, डायमेंशंस भी तो पढ़े हो ना। डायमेंशनली करेक्ट है, वेलोसिटी ये देगा रिजल्ट्स में, v डिवाइड बाई के कभी भी वेलोसिटी दे सकता है? कभी नहीं दे सकता है। v का डायमेंशंस हो गया मीटर पर सेकेंड, और k का हो गया फोर्स बाई मास होता है। तो फोर्स हो गया तुम्हारा ml t-2 एंड डिवाइड बाई मास, तो lt-2, और ये हो गया lt-1। देख रहे हो क्या देगा, t का पावर +1 दे देगा। कभी डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, कभी सोचा भी तो करो कि ये v/3 के कैसे कर लिया। v/3 के तो कोई भी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि पूछा क्या है, वेलोसिटी, और तुम v/3 के लिखे हो आंसर्स, तो तुमने शायद वो पुट कर दिया है v/3 के, वो भी तो नहीं आएगा, के रूट अंडर में आ जाएगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन भी तो नहीं आएगा। तो ये क्लियर है सबको? अब बोलो। हाँ सर। मिस्टेक्स नहीं करो, प्रॉब्लम बनाओगे ज्यादा, प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो मिस्टेक्स नहीं होगा, अदरवाइज मिस्टेक्स होता ही जाएगा। चलो अब नेक्स्ट, सबको क्लियर ये? कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ओके, नाउ नेक्स्ट बोलते जाओ। 16। 16 हाँ सर। 16 क्या है देखो। सर ये कॉन्सेप्ट ही मतलब नहीं पता रॉकेट का। रॉकेट का नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ रॉकेट का कॉन्सेप्ट। तो मैं एक नया पेज ही ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे देखो, है नहीं, पूछता नहीं है, बट पढ़ लो,
क्या जाता है? सर असल में एक बार ना जब रॉकेट छोड़ रहा था तब देखे थे, तो उसका वीडियो के ऊपर से आंसर किए थे। अरे उतना टफ नहीं है, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को पढ़ा रखा है, देखो क्या पढ़ा रखा है, उसी का यूज है। जब मैं न्यूटन सेकेंड लॉ डील कर रहा था उस दिन बताया भी था कि कभी भी न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए वेक्टर नहीं होता है, दिस वन इज नॉट ए न्यूटन सेकेंड लॉ। हमने बताया था कि न्यूटन सेकेंड लॉ होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, याद आया? अब यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लिया जाता था के, जिसको सिंप्लिसिटी से के का वैल्यू 1 और यूनिट न्यूटन ले लिया गया था, और दैट विल बी इक्वल टू dp बाई dt। ये है एक्चुअल में न्यूटन सेकेंड लॉ। तो p क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है, यही होता है। तो f जो फोर्स हो गया तुम्हारा m dv बाई dt, एंड ऑल्सो कोई जरूरी है कि हमेशा मास भी कांस्टेंट हो, और ऑल्सो ये भी लिख सकते हैं v टाइम्स dm बाई dt। यही यूज होता है रॉकेट प्रपल्शन के केस में, यही यूज होता है। तो हम लोग जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो एबीडी ये सब बनाते हैं जनरली, ब्लॉक ये सब का जो लेते हैं ना, उसमें ना मास हमेशा कांस्टेंट लेते हैं, और मास कांस्टेंट लेने से डीएम बाई डी जीरो हो जाता है। दैट्स वाई हम लोग फिर लिख पाते हैं एफ इज इक्वल टू एम। और मैंने बताया था कि दिस वन इज ए स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, अप्लीकेबल ओनली व्हेन द मास ऑफ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। दैट विल बी मास ऑफ बॉडी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टाइम, देन तभी लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम, अदरवाइज नहीं लिख सकते हम एफ इज इक्वल टू एम। तो रॉकेट जो बर्न करता है फ्यूल ये सब में, एम जी यहाँ तो शायद बोल ही रहा है जी को चेंज ही नहीं करना है, तो जी को चेंज नहीं करना है तब तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये फोर्थ हो जाएगा। चलो ये कर लेता हूँ, 16 नंबर का थ्योरी मैं कर देता हूँ रॉकेट। पहले ये क्लियर है जो अभी मैंने यहाँ लिखा, सबको क्लास में बताया था ये, हाँ सर। वो तो क्लियर है? चलो रॉकेट का कर लो, कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं, और ऐसा कॉन्सेप्ट्स कर लो कि फिर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कोई इशू नहीं हो। ठीक है, तो मैं रॉकेट का कर देता हूँ, थ्योरी में ही कर देता हूँ। तो देखो रॉकेट में होता क्या है, अभी एम जी लेके करेंगे क्योंकि एक्चुअल में तो एम जी के साथ होता है, जी को अगर नेगलेक्ट करना है तो नेगलेक्ट कर देंगे। अब रॉकेट का डायग्राम सपोज यही मेरा रॉकेट है, मतलब मैं अच्छे से बना नहीं पाऊंगा ना। अब यहाँ से देखो ना, फ्यूल बर्न कर रहा है, ऐसे 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 बर्न फ्यूल कर रहा है। तो सबसे पहले मान लो कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एट टी इज इक्वल टू 0 पे इसका पूरा, अब मास जब रॉकेट का बोलेंगे ना तो देखो रॉकेट का मास में रॉकेट बॉडी का भी मास होगा और उसमें जो फ्यूल है ना उसका भी मास होगा। तो मान लो टी इज इक्वल टू 0 पे इसका जो मास है ना वो एम नॉट है, और एम नॉट इज द मास रॉकेट मास कंटेनिंग और कंसिडरिंग विद द मास ऑफ द फ्यूल। जो फ्यूल है उसके अंदर में जो बर्न आउट करता है एक्चुअल में उसी के रीजन से उस पर अपवर्ड फोर्स लगता है, कैसे मैं बताऊंगा अभी। तो एम नॉट है टी इक्वल टू 0 का मास, और सपोज इनिशियल में वेलोसिटी ले लेते हैं, बहुत प्रॉब्लम में देगा कि नहीं है तो यू को हम लोग 0 कर लेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा इनिशियल मास, और ये हो गया तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और ये हो गया तुम्हारा इनिशियल मास। मास जो एम नॉट है मैं लिख देता हूं, एम नॉट जो है मास ऑफ रॉकेट विथ फ्यूल, मास ऑफ रॉकेट विथ, क्लियर है? अब मान लो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखो क्या होता है, मान लो कोई दूसरा इंस्टेंट ऑफ टाइम हो गया जिसमें फ्यूल इसका ना बर्न आउट हो रहा है, फ्यूल इसका जो है ना सपोज बर्न आउट हो रहा है, और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अब एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एट एट टाइम इज इक्वल टू सपोज टी है, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसका मास है एम। अब मास ना टाइम का फंक्शन है, तो पार्टिकुलर इंस्टेंट पे मास है इसका एम, और उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी है इसका वी। अब वी और एम ये एक टाइम का फंक्शन हो गया, टाइम फंक्शन हो गया, तो टाइम का फंक्शन हो गया। अब इस पे अगर हम टोटल फोर्स देखेंगे, या फिर हम सबसे पहले अगर ये देखें फ्यूल को, अगर सिर्फ हम देखें
फ्यूल का अगर एफबीडी बनाए हम, तो सपोज ये तुम्हारा फ्यूल है, तो फ्यूल बर्न आउट होता है नीचे, फ्यूल जो होता है ना वो बर्न आउट होके नीचे की तरफ जाता है। तो फ्यूल पे अगर तुम फोर्स देखोगे ना, तो फ्यूल पे जो फोर्स लगता है जिसको बोला जाता है अप थ्रस्ट, फ्यूल के रीजन से कितना रॉकेट पे अप थ्रस्ट लग रहा होगा। कभी कभी अप थ्रस्ट भी पूछ देता है, इसलिए मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ कि फ्यूल के रीजन से अप थ्रस्ट क्या लगेगा। तो अभी हमने डील किया था कि किसी, मान लो कि अगर किसी का वेलोसिटी कांस्टेंट है, फ्यूल जो बर्न आउट हो रहा है वो कांस्टेंट है, बट मास अगर चेंज हो रहा है तो भी तो फोर्स लगेगा। और एफ जो फ्यूल के रीजन से अप थ्रस्ट लगेगा, एफ यूटी कर देते हैं, मतलब अप थ्रस्ट, तो वो लगेगा वी मल्टीप्लाई डी एम बाई डी टी। अब अगर मान लो फ्यूल का वेलोसिटी अगर v है डाउनवर्ड, एक्चुअल में ये रिलेटिव होता है हमेशा, क्योंकि इस समय भी तो कुछ इसका वेलोसिटी होगा ना, इसलिए वी आर लिया जाता है, वी आर, और मल्टीप्लाई डी एम बाई डी टी। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि फोर्स सिर्फ एम डी वी बाई डी टी नहीं होता है, फोर्स और भी होता है। क्या होता है? वी डी एम बाई डी टी। और अगर तुम्हारा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर ये टर्म जीरो हो जाएगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तुम्हारा तो डीबी बाई डी टी जीरो हो जाएगा। और अगर मास वेरिएबल है तो फिर एक नया फोर्स जनरेट होगा, फोर्स लिखेंगे हम वी डी एम बाई डी टी, फोर्स होगा। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से भी जा रहा है ना, बट उसका मास टाइम के साथ चेंज हो रहा है, जैसे मान लो एक कंटेनर है, एक तुम्हारा मान लो ट्रक है जो सैंड लेके जा रहा है, और उसके जो बॉक्स है उसमें एक होल हो गया है, और सपोज सैंड उसके साथ बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो वो भी फोर्स लगाएगा। या फिर फ्लूइड में हम लोग किए थे, सबसे अच्छा एग्जांपल फ्लूइड है। फ्लूइड में हम लोग किए थे कि अगर यहाँ पे होल कर दोगे ना, तो अगर v वेलोसिटी से अगर फ्लूइड बाहर आएगा, तो इसमें ना फोर्स लगाने लगेगा पीछे की तरफ, और फोर्स का वैल्यू हो जाएगा रो एरिया मल्टीप्लाई वी स्क्वायर। तो हो क्या रहा है, यहाँ फ्लूइड बाहर जा रहा है, एक बीकर में हमने पानी ले लिया, फ्लूइड अगर v वेलोसिटी से बाहर जाएगा ना, तो बीकर पीछे, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रख दोगे ना बीकर को, तो पीछे शिफ्ट होने लगेगा। तो शिफ्ट कैसे होगा, कैसे एक्सेलेरेशन आ गया, तो फोर्स लगेगा तभी ना। तो फोर्स वही अप थ्रस्ट बैक की तरफ, फोर्स फ्लूइड बाहर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में फॉरवर्ड जा रहा है, तो उसके रीजन से रो ए वी स्क्वायर, वेयर ए इज द orifice area and v is the velocity of fluid जो आउट हो रहा है, तो रो ए वी स्क्वायर से उस पर पीछे की तरफ फोर्स लगाने लगता है। तो उसी तरह न्यूटन मैकेनिक्स का अगर यूज करोगे तो वो हम लोग का यहाँ पे यूज आता है। तो सबसे पहले ये जो हमने पॉइंट लिखा वो क्लियर सबको? बोलो। हाँ सर। अब अगर वेक्टर लगाओगे तो देखो यहाँ पे मैं वेक्टर लगा लिया, डायरेक्शंस लिखेंगे ना तो प्रॉपर यहाँ पे माइनस कर दो और ये वेक्टर लगा दो। क्यों? क्योंकि हम अपथ्रस्ट लगा रहे हैं, और वेलोसिटी रिलेटिव फ्यूल का, ये क्या है तुम्हारा फ्यूल है, फ्यूल का वेलोसिटी किधर है, नीचे, और अपथ्रस्ट हम किस पे लगा रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं, रॉकेट पे, रॉकेट पे। तो अगर देखोगे कि फ्यूल जो है रॉकेट पे क्या फोर्स लगा रहा है, तो यही लगा रहा है, अपथ्रस्ट वही है, द फोर्स अप्लाइड, कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है, फोर्स अप्लाइड बाय फ्यूल ऑन रॉकेट, तो यही है। तो अपथ्रस्ट भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि डीएम बाई डी दे दिया और रिलेटिव वेलोसिटी दे दिया, पूछा कि अपथ्रस्ट बता दो, तो सीधे ये वैल्यू पुट कर दो, अपथ्रस्ट भी हो जाएगा। हाँ बोलो, कोई बोल रहे थे कुछ? सर यहाँ एम डीवी बाई डी भी क्यों नहीं होगा, यहाँ मतलब वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है? हाँ, हाँ, जो रॉकेट propulsions का जो केस है उसमें जो वेलोसिटी बर्न आउट जो होता है वो कांस्टेंट रेट से होता है। तो डीवी बाई डी टी क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो फ्यूल का बर्न आउट का, फ्यूल जो बाहर निकल रहा है बर्न आउट हो गया, उसका वेलोसिटी तुम्हारा जो है ना वो कांस्टेंट है रिलेटिव टू द रॉकेट। वो केस में ये लिया जाता है। अगर बोलेगा कि कांस्टेंट नहीं लेना है तो फिर ये भी ले लेंगे, इसको भी जीरो नहीं करेंगे, ये भी आ जाएगा, और ये भी अपथ्रस्ट का पार्ट होगा। अगर कोई बोला कि वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो अपथ्रस्ट का पार्ट वी डी एम बाई डी टी सिर्फ नहीं रहेगा, एम डीवी बाई डी टी भी हो जाएगा। समझे? हाँ सर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बट अगर कोई पूछ दिया कि नो, नाउ द वेलोसिटी ऑफ फ्यूल coming out from the rocket is not constant,
it vary with respect to time, then find net of thrust acting by the fluid on the rocket. तो net of thrust में फिर हम इसको जीरो यहाँ नहीं करेंगे, हम फिर लिखेंगे m dv by dt, और m उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम का फ्लूइड का जो मास है वो m हो गया। ये जो m है ना, ये जो इसमें जो हम लोग m लिख रहे हैं, यहाँ जो m है ना वो मास ऑफ द रॉकेट नहीं है, ये मास ऑफ फ्लूइड है। यहाँ जो m लिख रहे हैं वो मास ऑफ फ्लूइड है, हम फ्यूल के लिए काम कर रहे हैं अभी, इसलिए ऊपर में हेडिंग ही डाल दिया कि ये सब क्या अभी फ्यूल है, और फ्यूल के रीजन से ही अब थ्रस्ट लगता है। जैसे अगर सोचो कि रॉकेट ऊपर में अगर एक्सेलरेटेड है, तो कोई भी बॉडी फॉरवर्ड में अगर अपवर्ड में अगर एक्सेलरेटेड है, तो बिना फोर्स का कोई एक्सेलेरेशन हो सकता है क्या? नहीं। तो एक्सेलेरेशन फोर्स कौन देता है? फोर्स यही जो फ्यूल बर्न होके बाहर जो निकलता है ना, वही एक अपथ्रस्ट लगाता है। जैसे अभी हमने बीकर पे दिखाया कि कोई अगर फ्लूइड v वेलोसिटी से बाहर जा रहा है, तो बैक में अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर रख दोगे एक बीकर को, तो बैक में लिफ्टेड हो जाएगा, तो वही अथरस लगता है। तो फ्यूल ही उसको अपवर्ड डायरेक्शंस में एक फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके रीजन से वो एक्सेलरेटेड होता है। अगर फ्यूल बर्न आउट नहीं हो ना, तो रॉकेट कभी भी अपवर्ड मूव ही नहीं करेगा, अपवर्ड में एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। तो मेन मैकेनिज्म है यहाँ पे फ्यूल का बर्न आउट होने का। तो पहले ये फ्यूल का जो अपथ्रस्ट मैंने इक्वेशंस लिखा है वो क्लियर है? हाँ सर। अब चलो आते हैं, अब हम रॉकेट का एबीडी बनाते हैं। रॉकेट का एबीडी दूसरे पेन से मैं बना देता हूँ, कलर से, दूसरा कलर चूज कर लेता हूँ, येलो चूज कर लेता हूँ। तो अब मैं रॉकेट का एबीडी बनाता हूँ। तो रॉकेट पे देखो, जैसे मान लो कि यही है तुम्हारा, अब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने m जो यहाँ पे लिखा है, ये वाला मास और ये वाला मास ना अलग अलग है, यही मान लो कि रॉकेट है। तो रॉकेट पे ऑफ थ्रस्ट तो यही लगाया फोर्स, ये वाला फोर्स F U T, यही फोर्स लगा। और रॉकेट पे तो mg भी लग रहा होगा, डाउनवर्ड लग रहा होगा ना mg। तो अगर पूछेगा कि F टोटल एक्टिंग ऑन रॉकेट, F टोटल एक्टिंग ऑन रॉकेट, तो F अपवर्ड में ही हम लिख रहे हैं, तो अप थ्रस्ट तो अपवर्ड का है ही, तो अप थ्रस्ट कितना हो गया? माइनस VR मल्टीप्लाई dm बाई dt, ये अप थ्रस्ट हो गया। और mg किधर है? डाउनवर्ड है, तो ये अपवर्ड फोर्स और माइनस mg फोर्स। mg इस स्टैंड पे हमने m लिखा है, तो mg तो ये टोटल फोर्स आ गया। अब अगर कोई पूछेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट कोई पूछेगा, तो उस स्टैंड पे मास तो यही है ना, तभी तो mg मैंने लिया है ना। तो क्या करेंगे? एक्सेलरेशंस लिखने के लिए F टोटल में मास से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया माइनस VR डिवाइड बाई m मल्टीप्लाई dm बाई dt एंड माइनस g, ये वैल्यू आ गया। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू माइनस VR बाई m मल्टीप्लाई dm बाई dt एंड माइनस जी, ये आ गया इक्वेशंस। अब यहीं से एग्जैक्ट वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशंस आ जाएगा। तो एग्जैक्ट वेलोसिटी और टाइम का अब पूछेगा कि किसी टी टाइम में वेलोसिटी बताओ, तो ए को जानते हो, ए को क्या लिख सकते हो? डीवी बाई डी टी लिख सकते ना, ए को डीवी बाई डी टी एंड माइनस वी आर बाई एम मल्टीप्लाई डी एम बाई डी टी एंड माइनस जी, तो डी टी को मल्टीप्लाई कर दो, तो dv इज इक्वल टू माइनस वी आर, ये कांस्टेंट का पार्ट हो जाएगा, और देखो dt चला जाएगा, तो dm बाई एम आ जाएगा, और माइनस जी मल्टीप्लाई dt, इसी को इंटीग्रेशन करोगे कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया। तो t इज इक्वल टू 0 पे मास क्या था? m0 था, तो हमने m0 नाम दे दिया। t इज इक्वल टू 0 पे मास m0 था, और वेलोसिटी हमने एज्यूम क्या किया था? u, तो हमने यहाँ पे u दे दिया। और t इक्वल टू टी पे मास क्या हमने एज्यूम किया था? m किया था, और वेलोसिटी क्या था? v, तो यहाँ से आ गया v इज इक्वल टू, अब माइनस यू को ना इधर भेज दो, u माइनस वी आर आ गया, और dm बाई एम का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln m, तो ये हो जाएगा ln m बाई एम नॉट, ये हो जाएगा ln m बाई एम नॉट एंड माइनस जी टी, ये इक्वेशंस तुमको आ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होता है, यही है रॉकेट का
प्रोपल्शन का केस। इसमें ज्यादा कभी कभी थ्रस्ट वाला टर्म पूछ देता है और ये पूरा हो गया तुम्हारा। अब जैसे यहीं पे देखो पूछा क्या तुम्हारे क्वेश्चंस में, ये तो तुम्हारा लेक्चर्स हो गया, थ्योरी हो गया, अब इसमें से ही पार्ट में कुछ भी पूछ सकता है। इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा जो रॉकेट है ना वो अपवर्ड में जाता है। कभी क्वेश्चन में क्या बोलेगा, जी नहीं लेना है तो जी छोड़ दो। कभी क्वेश्चन पूछेगा अब थ्रस्ट फाइंड करना है। कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा जैसे तुम लोग ये राइज किए थे कि नहीं कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे भी रखेंगे हम, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा आ जाएगा, इक्वेशन चेंज हो जाएगा। बट 99.5% प्रॉब्लम में तुमसे अगर, ये तो रेयरली कभी पूछता है नहीं सिलेबस का पार्ट, है नहीं सिलेबस का पार्ट, बट ऐसा नहीं कि पूछ नहीं सकता है, पूछ सकता है, चांसेस कम है। तो आप थ्रस्ट से रिलेटेड पूछ सकते हैं। अब जैसे तुम्हारा अभी जो क्वेश्चन था वो यहाँ देखो, बोला गया, उसने बोला कि तुम्हारा जो जी है ना और वो नेग्लेक्ट कर देना है जी। यही देखो, ये देखो यहाँ जी है, बोला जी हटा देना है। तो जी को अगर हटा दोगे, जी को अगर हटा दोगे तो देखो वी आर कांस्टेंट दिया हुआ है, और शायद मास भी बोल रहा था ना कि टाइम के साथ जो बर्न आउट हो रहा है वो भी कांस्टेंट है। तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। तो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ। और मास, ये देखो मास क्या हो रहा है, घट रहा है। फ्यूल अगर बर्न आउट हो रहा है तो मास क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये ग्राफ मास समथिंग बाई एक डिवाइड बाई एक फंक्शन है वेरिएबल जो टाइम के साथ घट रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जी लेना ही नहीं है। अगर कोई पूछेगा कि जी इसको हेल्प करता है या अपोज करता है, तो देखो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट, उसमें जी एम जी क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। अगर एम जी नहीं रहता ना तो वो उसका और एक्सेलरेशन ज्यादा होता। तो यहाँ बोला क्या कि जी है ही नहीं, जी नहीं है तो जी का वैल्यू कम हटा दो ना। और ये तो तुम्हारा अप थ्रस्ट है, ये तो बस वेक्टर के लिए हमने ये माइनस साइन लिखा है। बाकी अगर मैग्नीट्यूड देखोगे, इसका मैग्नीट्यूड ही इस पे अपवर्ड में फोर्स लगा रहा है। तो ये माइन वेक्टर के लिए हमने यहाँ वेक्टर के टर्म में हमने, अगर देखोगे कि ये फॉर्म कैसे है तो ये वेक्टर वाला फॉर्म है, डेट्स वाई हमने माइनस ले लिया है, अदरवाइज मैग्नीट्यूड वाइज सब ऐसे ही। तो अभी जो तुम्हारा क्वेश्चन था, पहले ये देखो, इस स्लाइड को मैं हटाऊंगा, पहले यहाँ पे सारा क्लियर है सबको। इक्वेशंस देखोगे तो फाइनल इक्वेशन जो आया यही है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इतना तुम जानते हो तो कभी भी रॉकेट प्रोपल्शन के केस में तुम कभी भी किसी भी क्वेश्चंस को छोड़ नहीं सकते, वो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो जितना अभी बताया सबको क्लियर? सर यस सर। सर अप थ्रस्ट और mg का डायरेक्शन तो अलग है, फिर F इक्वल टू आप जो लिखे उनमें दोनों में ही नेगेटिव क्यों है? देखो mg डाउनवर्ड है ना ये, हाँ सर। तो इस वेक्टर को माइनस लगा दिया तो ये वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में हो गया। क्लियर है? हाँ बोलो। सर। और इसमें माइनस इसलिए लगाया, वो तो यही देखो हमने ये वी आर फ्यूल किधर डायरेक्शंस में जा रहा है, आउट हो रहा है, डाउनवर्ड ना, नीचे। नीचे। हाँ सर। तो हाँ इतना ही मैग्नीट्यूड्स का फोर्स का अपवर्ड में वो लगा रहा है। तो हमने एफ ऑफ थ्रस्ट लिखा है, जो फोर्स अप्लाइड बाय फ्यूल ऑन रॉकेट हमने लिखा है। तो वो किधर लगा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शंस में। किधर लगा रहा है वो, हाँ अपवर्ड डायरेक्शंस में। तो हमने तो डीएम बाई डी टी पे तो वेक्टर नहीं लगा सकते ना, वेक्टर किस पे लगाएंगे, वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी हाँ है किधर, डाउनवर्ड, तो माइनस लगा के हमने अपवर्ड कर लिया। और यही अपवर्ड फोर्स देखो यहाँ हमने यूटी लिखा है ना, ये देखो यहाँ लिखा है, इसका डायरेक्शन किधर लिखा है, अपवर्ड। और वेलोसिटी किधर है, डाउनवर्ड। कौन सा, जो फ्यूल बर्न आउट हो रहा है। फ्यूल का। तो अब हमने ये अपवर्ड फोर्स टोटल में, अगर इस पे आप टोटल फोर्स लिखोगे तो टोटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो अपवर्ड फाइंड अपवर्ड। करने के लिए एफ यूटी में एमजी को घटा दिया, एफ यूटी माइनस एमजी। क्लियर हाँ है? सर। हाँ सर। वेक्टर नहीं भी लगाओ, वेक्टर यहाँ पे बस जरूरत था, अगर यहाँ पे वेक्टर नहीं भी लगाओ ना तो भी काम चलेगा, यहाँ पे वेक्टर लगाने का जरूरत नहीं है तुमको। यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे तो प्रॉपर डायरेक्शंस दे ही दिया ना, तो यहाँ पे वेक्टर लगाने से कंफ्यूज नहीं हो, हमने तो यहाँ पे प्रॉपर डायरेक्शंस दे दिए। तो क्लियर है अब ये? हाँ सर। तो इसी क्वेश्चन में बस देखो जो पिछला क्वेश्चन था, जी को 0 कर लेना है और मास टाइम के साथ घट रहा है, तो बी आर कांस्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या बोला था, देखो क्वेश्चंस में ये बोला हुआ था
देखो ध्यान से पढ़ो, ए रॉकेट हैविंग फ्यूल एज इट्स बल्क इज इनिशियली एट रेस्ट, यू का वैल्यू 0 दे दिया। हम वेलोसिटी भी बता सकते थे, नेग्लेक्ट इफेक्ट द ग्रेविटी, तो जी का भी वैल्यू 0 कर लिया। व्हेन द फ्यूल इज बर्निंग एट ए कांस्टेंट रेट, बोल दिया क्या, बर्निंग एट द कांस्टेंट रेट, दैट मींस dm by dt इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। बर्निंग का मतलब क्या, मास जो है फ्यूल का वही तो dm by dt है, कांस्टेंट रेट से है तो dm by dt बोल दिया कांस्टेंट। साथ में बोल दिया एक्सेलेरेशन ऑफ ए रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम रिप्रेजेंटेड रेस्पेक्टिवली ऑफ द ग्राफ, तो एक्सेलेरेशन का इक्वेशन जो आया था हमारा माइनस वी आर and dm by dt divided by m और dm by dt and minus g, यही आया था। अब g तो लेना नहीं है, अब dm by dt ये कांस्टेंट दे दिया है और vr कांस्टेंट है। अब ये मास जो है वो तो टाइम का फंक्शन है ना, वेरी कर रहा है, ये तो इंस्टेंटेनियस मास है, बर्न आउट हो रहा है तो मास तो घटेगा, तो एक्सेलेरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, और मास अगर घटाओगे तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ने का तो एक भी ये तो होगा ही नहीं, ये तो बढ़ रहा है घटा रहा है, और ये तो पता नहीं क्या कर रहा है, तो एक ही तो ऑप्शंस बच गया यहाँ पे, समझ गए, हाँ सर। क्लियर है। हाँ सर। और सिंपल ऐसे सोचो ना, रॉकेट है, एमजी क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, एमजी नहीं रहेगा और फ्यूल वैसे ही सब कुछ बर्न आउट हो रहा है जैसे पहले बोला, तो एक्सेलेरेशन क्यों कांस्टेंट रहेगा, अब तो बढ़ जाएगा एक्सेलेरेशन, घटेगा भी क्यों। क्लियर है ये तो सबको, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो चलो और कुछ पूछना है या अब आज इतना ही रखें, जल्दी बोलो। हाँ सर, मेरा एक और है, एक और कौन सा है, जल्दी पूछ लो फिर। क्वेश्चन नंबर 17। 17 किधर गया, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लोगे, इसमें सारा कर दिया है मैंने। अब हाँ सर, ले लीजिए। एक ही स्लाइड में मेरे से जितना हुआ चारों तरफ घुसा घुसा के लिख दिया है। 17 देखो, ये तो टॉर्क का है सिंपल, इसमें क्यों फंस गए। 17 देखो फिर, मैग्नीफाई करना होगा ना इसको, और बड़ा कर दे। हाँ सर, ठीक। चलो ये देखो, ये तुम्हारा 17, अब ध्यान से देखो इसको। तो चलो ये लास्ट है, इसके बाद खाना खाते हैं, फिर बाद में कर लेंगे हम। When a force of 6 Newton is exerted at 30 degree to रेंज बोला, ऐसा रेंज देखे हो ना, ऐसे इस टाइप का रहता है, ऐसे 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 स्लाइड करोगे ना, ऐसे ऐसे घूमेगा रेंज एट ए डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम द यूनिट एज सोन। 10 मीटर यहाँ से देखो दिया हुआ, एक रेंज है 10 मीटर यहाँ से है, बोला कि एक फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का, ये डायग्राम में दिखा रहा है। इफ इट इज जस्ट अबव टू लूज इट, लूज कैसे करेगा, दिया हुआ है तो है, अगर क्लॉकवाइज करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्ट डायग्राम तो दिया हुआ है क्लॉकवाइज का। What force is required to lose it if applied 50 centimeter away to the range? Normal to and normal to range. क्या बोला? When a force 6 Newton is exerted at 30 degree to range at a distance 10 centimeter from the unit as shown, it's just able to lose it. मतलब टॉर्क जो है वो कैपेबल है, तो कर लो ना यहाँ पे। तो पहला केस फर्स्ट में क्या बोला, केस फर्स्ट में बोला, अब इसका जो टॉर्क लिखोगे, इसका कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, 6n का कोई टॉर्क नहीं आएगा, 6 cos 30 का कोई टॉर्क नहीं आएगा, सब कुछ समझ रहे हो ना, क्यों नहीं आएगा, sin 30 का टॉर्क आएगा, ये सब जानते हो, तो सब पढ़ा है। तो 6 मल्टीप्लाई हाफ, ये फोर्स हो गया तुम्हारा 3 न्यूटन। तो अगर टॉर्क देखोगे इसका, तो इसका टॉर्क हो गया यहाँ पे टाउ, रिस्पॉन्सिबल जो है, मतलब टॉर्क लूज होने के लिए एक बोल्ट है तुम्हारा, लूज होने के लिए उसमें जितना टॉर्क का रिक्वायरमेंट है वो बता दिया पहले केस में, तो टॉर्क का रिक्वायरमेंट है टाउ तुम्हारा, फोर्स आ गया 3 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया 10, तो 10 सेंटीमीटर है ना, तो डिवाइड कर दो 100 से, तो 3/10 ये ऐसा यूनिट में आ गया, इतना टॉर्क का नीड है। अब बोला क्या, अब सब सेंटेंस चेंज कर दिया, फिर पूछा व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लूज इट, अगेन लूज करना है, मतलब सेम टॉर्क हमको मिलना चाहिए। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लूजन इट
if applied 15 सेंटीमीटर अवे टू रेंज, अवे टू रेंज मतलब अब यहाँ से यहाँ पे अप्लाइड करना है 15, ये देखो 10 हो गया और ये 5 हो गया, अवे टू द रेंज एंड नॉर्मल टू द रेंज, नॉर्मल टू द रेंज मतलब ऐसे, तो पूछा कि कितना फोर्स लगेगा, तो यही फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 15, 100 से डिवाइड कर दूं तो मीटर में आ गया, और ये टॉर्क का वैल्यू ये टॉर्क के वैल्यू के बराबर होना चाहिए तभी तो लूज होगा, अदरवाइज नहीं, लूज ही नहीं होगा। तो ये हो गया 10 से 10 कट गया, 3 5 जा क्या, 3 5 जा 15 क्लियर, एंड 5 2 जा 10, तो यहाँ से जो फोर्स आ गया वो 2 न्यूटन आ गया। ये तो सिंपल ही है, बस कहानी बनाया, एक डायग्राम बना दिया, समझे इसको, हाँ सर। सबको क्लियर। हाँ सर, ये बन गया था। ये सब मैकेनिक्स का है, थोड़ा बहुत तो सोचने पे देगा ना, और तुम्हारा जो मॉक टेस्ट अभी जो चल रहा था, ये तो कहाँ का पेपर है मालूम नहीं, तो हम लोगों ने चारों तरफ के पेपर को मिक्स करके तुम लोग से दिया, तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे जैसे इस पूरा पेपर को मैंने अभी थोड़ा देर पहले देखा था, क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो मैंने देखा पेपर, तो देखो कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा पेपर नहीं आए। अगर बोलोगे कि ये पेपर किस नेचर्स का था, तो थोड़ा कैलकुलेटिव था, कुछ प्रॉब्लम थे जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा लगते, बट ऐसा नहीं कि ऐसा पेपर नीट के हिस्ट्री में आया नहीं है। बहुत बार ऐसे पेपर आए हैं जिसमें कैलकुलेटिव वाइज प्रॉब्लम ज्यादा पूछ दिया है, टाइम ज्यादा लगा है, स्कोरिंग कम हो गया है, बट फिर भी जिसको अच्छे मार्क्स लाना है, कॉन्सेप्ट आता है, तो वो तो करेगा ही करेगा। तो जितने प्रॉब्लम किए सबको क्लियर तो। हाँ सर। हाँ सर। तो आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। हाँ सर बाकी जो क्वेश्चन है अगले दिन कर लेंगे। हाँ, बाकी जो क्वेश्चन है, अरे किधर चला गया, ये पूरा गायब हो गया क्या, दिख रहा हूँ मैं, हाँ सर। मुझे ही नहीं दिख रहा है कि मैं किधर दिख रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, तो बाकी क्वेश्चंस आगे कर लेंगे, और भी ट्राई कर लेना, बट अगर हाँ सर। ट्राई करके आते हो ना, तो फिर वो डिस्कशंस का एक मतलब होता है कि हाँ, जैसे मुझे मालूम होना चाहिए कि तुम्हें इस सब में कॉन्सेप्ट्स में शायद इशू है, तो अगर ट्राई करके आओगे ना, तो फिर मैं उसको समझाऊंगा, तो फिर वो तुमको फायदा करेगा। अदरवाइज सॉल्यूशंस तो दे ही रखा है, सॉल्यूशंस तो ऑलरेडी है, हर एक टेस्ट का सॉल्यूशन दे रखा है, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं होगा, फिर टाइम किल हो जाएगा तुम्हारा भी और हमारा भी। तो टेस्ट दो, आफ्टर दैट पेपर को अच्छे तरीके से फिर से एक बार खुद से, क्वेश्चंस नहीं बनना ये कोई बड़ा बात नहीं है, क्वेश्चंस नहीं बनना तो और अच्छा बात है। तुम कमिंग सेशंस में उस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को ऐसे माइंडसेट कर सकते हो, ऐसे समझ सकते हो ना, कि उस पार्टिकुलर जो क्वेश्चंस अभी तुमसे नहीं बना है ना, वैसा क्वेश्चंस पूरे लाइफ में हमेशा ऑलवेज बनता रहेगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब एग्जाम दो, क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो रिवाइज करो, सोचो कि क्यों नहीं बना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुमसे बनने चाहिए, क्यों नहीं बना, शायद हो सकता है तुमको कॉन्सेप्ट्स याद नहीं है, भूल गए हो, तो अपना रिविजन्स करो प्रॉपरली अच्छे से, या ये भी हो सकता है कि सब जानते हो, एग्जामिनेशन के टेम्परामेंट को सस्टेन नहीं कर पाते हो, गलतियां मिस्टेक्स ज्यादा हो जाता है, इनकरेक्ट को करेक्ट में टिक कर देते हो, कभी क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ा, तो वो सबको तो अभी से ही दूर करना है, और वो सब कंपाइल होके ही तुम्हारा रिजल्ट होगा। क्योंकि अगर जो अभी रिपीटर बैच हैं, या जो अभी 12 में चले गए हैं ऑलरेडी, जो जेई का और नीट का एग्जाम देने वाले हैं, उन बहुत बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कैपेबल हैं रिजल्ट्स होने का, बट उनकी मिस्टेक्स, गलतियां अभी तक नहीं सुधरी हैं। और गलतियां जब अचानक से नहीं सुधरती हैं, तुम चाहोगे कि एंडिंग में मैं 10 डेज में और 15 डेज में अपने सारे नेगेटिव को मैं हटा दूं, तो पॉसिबल नहीं है। तो वो डे टू डे ही कवर होता है, वो एक दिन का काम नहीं है। अगर अगर कुछ करना है तो तुमको गलतियों को सुधारना ही पड़ेगा, मिस्टेक्स को सुधारना ही पड़ेगा। और मिस्टेक्स एक ऐसा है ना, कि जैसे तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, सीख रहे हो, वो तुम्हारा पार्ट था, तो वो मार्क्स तुमको आना चाहिए था, क्योंकि तुमने उस पर वर्क किया था और तुमको नहीं मिल रहा है, तो सोचो कितना गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। तो उस गलत होने को तुम सडन नहीं रोक सकते। जब भी एग्जाम दो, सीरियस होके दो,
और जो मिस्टेक्स हो रहे हैं उसको थिंक करो, क्योंकि हर एक का मिस्टेक्स एक नहीं होता है, सबका मिस्टेक्स अलग अलग होता है। तो उसको थिंक करो कि क्यों हो रहा है, रियलाइज करो और उसको हमेशा मिनिमाइज करने का कोशिश करो। अभी जैसे रिपीटर बैच में एक दो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने बोला कि अगर कुछ भी हर एक क्वेश्चंस को, जैसे मान लो जेई देना चाहते हो तो एक प्रॉब्लम में 2.5 मिनट्स मिलता है, अगर नीट देते हो तो 1 मिनट लगता है। अगर कोई प्रॉब्लम में मान लो तुमको 5 मिनट लग गया, आफ्टर दैट तुमको रिकॉल हुआ कि अरे 5 मिनट लग गया, अब तो लग गया, अब क्या होगा, अब तो कुछ हो नहीं सकता है। तो जब प्रॉब्लम बना रहे होते हो ना, उस समय तुमको माइंड में नॉकिंग होने लग जाना चाहिए कि अब 1 मिनट हो गया मेरा, 2 मिनट हो गया, अब इसको छोड़ देना चाहिए। जब नॉकिंग होगा तभी तो छोड़ोगे, और नहीं तो टाइम किल हो ही गया तो छोड़ के फिर करोगे क्या। जब 5 मिनट ऑलरेडी वो प्रॉब्लम ले गया, जब 7 मिनट ऑलरेडी ले गया, तो 2-3 प्रॉब्लम का टाइम ले गया, फिर तो तुमको एग्जामिनेशन सॉल्व में बहुत क्वेश्चन से नहीं पढ़ पाओगे। सपोज वो बहुत आसान था, बस देखते ही बन जाता, तुमने तो उसको देखा ही नहीं, तो फिर तो एग्जाम्स तुम्हारा खराब चला गया। तो ये बहुत जरूरी है कि जिसको जो भी गलतियां हो रही हैं, निगेटिव हो रहा है, उसको वो रियलाइज करे और उसको वो हटाए। उनके लिए है जो सही से पढ़ते हैं, और वो जो नहीं पढ़ते हैं वो थोड़ा सीरियस हो जाए। आप पढ़ाई करें, अब 12 में चले गए हैं, अब 12 के बाद फिर क्या करेंगे ये भी थोड़ा सोच लो। क्योंकि 12 के बाद अगर सपोज अगर तुम जेई और नीट नहीं देख रहे हो तो फिर ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर उधर कुछ अलग ही है, फिर तुमको एक फिक्स जॉब तो का प्रोफाइल जो है वो एक मिल नहीं पाएगा, फिर बहुत कुछ है। इसलिए अब सीरियस हो जाओ और अपने टाइम का यूटिलाइज करो प्रॉपर, और हम लोग से भी जितना हेल्प, क्योंकि ये देखो तुम लोग को ना अभी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ही है और कुछ नहीं है यहाँ पे। इस अपॉर्चुनिटी को अगर यूज नहीं किए ना तो फिर ऐसा भी नहीं है कि आने वाले समय में वीएमसी भी ऐसा ही तुम लोग को ट्रीट करता रहेगा। अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रियलिटी जो है मैं बता रहा हूँ, अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे अभी देखो मैंने यहाँ डाउट्स का लिया है, 8-9 बच्चे हैं, तो 8-9 कितना पूछे सफिशियंट है। अगर यही 200-250 हो जाएंगे और 100 हो जाएंगे तो क्या मैं सब हर एक बच्चों के डाउट्स को मैं क्या सही ले सकता हूँ, क्या प्रॉपरली नहीं ले सकता हूँ। तो एक अपॉर्चुनिटी है कि कम स्टूडेंट्स हो तो जितने ज्यादा पूछना है, जितने ज्यादा समझना है, पढ़ो, हम लोग का यूज करो और अपना रिजल्ट्स को लो। अदरवाइज ऐसा हमेशा होता नहीं है। समझे जो समझाया? हाँ सर। तो चलो ठीक है फिर, सबको गुड सर नाइट। हम लोग का जो नीट का पैटर्न है ना वो चेंज हो गया है। हाँ आज आया है सर्कुलेशंस, अभी थोड़ा देर पहले ही आया, मेरे पास भी आया था। तो चलो, पैटर्न ये सब कुछ नहीं होता है, और जो अच्छा एग्जाम्स करता है ना वो एडवांस भी उसको अच्छा ही जाता है, मेंस भी अच्छा ही जाता है, और नीट में जाएगा तो नीट भी अच्छा ही जाएगा अगर वाया वो पढ़ा हुआ है। तो मेनली ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पैटर्न पे कभी डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि तुम चीज़ों को कैसे सीखे हो। अगर अच्छे से सीखे हो तो तुम कैपेबल हो हर एक एग्जाम को फोड़ने में, और नहीं सीखे हो और वो नहीं वर्क करने आता है तो तुमको पैटर्न ये सब सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो चलो, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, कमिंग क्लास गुड में नाइट मिल। सर। Great, sir. गुड नाइट एवरी।